चलो सवाल देखो, यदि दो बिंदुओं 0, -5 तथा x0 के बीच की दूरी 13 इकाई है तो x बराबर क्या है? x किसे कहते हैं? ये निर्देशांक है, ये निर्देशांक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कि तुम लिखोगे कि जो फॉर्मूला होता है वो x2 - x1, यानी दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो दूरी बराबर होता है x2 - x1 यानी x - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 0 - 5, 0 - 5 और माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो क्या, दूरी पहले से दे रखी है इनने 13, तो 13 बराबर जे हो जाएगा x² + 5 का स्क्वायर 25। ये जो कवर है अगर इस तरफ भेज दोगे तो 13 13 क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा, बराबर x² + 25, 25 को और इस तरफ भेज दो, 169 में 25 जोड़ दो, 100 घटेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 144 यानी x बराबर 144 का वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल खोलेगा तो +-12 आएगा, यानी प्लस के 12 गुणे प्लस के 12 भी 144 होंगे और माइनस के 12 गुणे माइनस के 12 भी 144 होंगे। लेकिन ये प्लस माइनस आएगा तो प्लस वाला भी मान होगा, माइनस वाला भी मान होगा। लेकिन अगर मान लो कभी प्लस माइनस दूरी में आ जाए, समय में आ जाए, तो समय दूरी चाल ये सब माइनस में नहीं होती, तो वहाँ प्लस का ही लिया जाता है। फिलहाल अभी इसका +-12 लग जाएगा क्योंकि ये निर्देशांक है और ये प्लस में भी हो सकता है मान और माइनस में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्तीय तल बनाओगे तो प्लस के 12 की तरफ से जितनी दूर होगी, प्लस के 12 की तरफ से, जैसे मान लो प्लस का 12 यहाँ है और माइनस का 12 यहाँ है और 0 - 5 चाहिए तुम्हें, मतलब ये दूरी है 0 - 5, तो यहां से उतनी ही दूर है जितना यहां से, बराबर दूरी है। तो बराबर दूरी मतलब 13 इकाई यहां से भी पड़ रही होगी तो यहां से भी पड़ रही होगी, तो इसका आंसर +-12 हो जाएगा। देखो एक बार सवाल देख लो, x अक्ष पर 7, 6, -3, 4 से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? तो हम मान लो ऑप्शन से लें, ऑप्शन से ही करना है इस सवाल को। तो इसमें तुम क्या लोगे, 7, 6 और -3, 0 की दूरी, और फिर क्या करोगे तुम, क्या 7, 6 नहीं -3, 4 और -3, 0 की दूरी कैसे निकालोगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में, और यहाँ क्या करोगे 7, 6 और 3, 0 की दूरी, और यहाँ निकालोगे -3, 4 ये वाला पॉइंट और 3, 0 की दूरी। अगर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ जाए कि कैसे, यही इसका आंसर है, हम वही लगा के दिखा रहे हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 जाएंगे, बच्चे कितने? 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 0 में से 6 का 6 ही बचे, 6 × 36, और यहाँ पे करोगे 3 में से 3 जाएंगे लेकिन वो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 6 × 36 और 4 × 16, 36 + 16 यहाँ, 36 + 16 यहाँ, दोनों समान आएगा। तो यानी इसकी दूरी जो निकलेगी, इन दोनों पॉइंटों की दूरी, वही दूरी इन दोनों पॉइंटों की, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लिख लेना, ऑप्शन से करना है। देखो सवाल है, बिंदु A 2, 4 और बिंदु -3, 5 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? हम मानेंगे कि y अक्ष m/n में विभाजित करेगा, माना कि y m/n में विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब वही सवाल बनेगा कि ये x1 और y1 है और ये क्या है, x2 और y2 है। तो जो इसमें वो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, m अनुपात में विभाजित करेगा, वो तो अपन कहेंगे कि x बराबर क्या, अंतर्विभाजन हो रहा है, अंतर्विभाजन हो रहा है। और अंतर्विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर अपने ज़्यादा सोचें भी नहीं। तो देखो कैसे, वैसे तो अंतर्विभाजन हो रहा है, तुम थोड़ा सा सोचोगे। देखो y अक्ष पे कोई रेखा विभाजित होगी और y अक्ष पे हो रही है, अगर ऐसे तो अंतर्विभाजन हो रही है। इस पर अगर पॉइंट देखोगे तो x बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m × x1 mx1, और प्लस क्या हो जाएगा m × x2 होगा और n × x1, बटे में क्या होगा m + n, और y बराबर क्या हो जाएगा m × y2 + n × y1 बटे में m + n। इतना तो तुम्हें पता है, इतना पता है। अब वो कह रहा y अक्ष
किस अनुपात में विभाजित करेगा? कौन? बाई अक्ष। अगर बाई अक्ष पर विभाजन पता करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो यानी ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बाई अक्ष पर अगर x बराबर 0 है तो j 0 है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? mx2। m इंटू x2 बोलो कितना है? m इंटू -3 और प्लस nx1, तो nx1 हो जाएगा। x1 कितना है? 2, तो n इंटू 2 बटे में m प्लस n। ये m प्लस n इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 बराबर माइनस के 3m प्लस के 2n। 3m को इस तरफ पहुंचा दूं, 3m बराबर 2n, तो m बटा n बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। यानी हम क्या सीखे इस सवाल में? अगर ऐसा सवाल आ जाए कि बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा तो x बराबर 0 रख देना है, और अगर आ जाए x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा तो y बराबर 0 रख देना है, क्योंकि बाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो बाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है तो यहाँ से m अनुपात n निकल जाएगा, और हमेशा m अनुपात n ही मानना है, या कुछ और मान लो, ये अनुपात भी मान लो, लेकिन m n चलता है तो वही मानेंगे। उसी में फॉर्मूला अपन ने याद किया है, ठीक है। तो बाई अक्ष अगर पूछे बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है तो x बराबर 0 रखेंगे, और x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है तो y बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि बाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है और x अक्ष पर y बराबर 0। x का मान पता चल गया कि बाई अक्ष पे विभाजन पता करना है, तो बाई अक्ष पे तो x 0 होता है, x 0 होता है मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये उसको छोड़ देंगे, उसका कोई काम नहीं, बस इतने को हल कर लेंगे। और अगर वो कहता है x अक्ष पर तो फिर y बराबर 0 रख देते, इसे हल कर लेते, इसे छोड़ देते। ये m बटा n 2 3/2 नहीं, 2 3 जाएगा उस तरफ, 2/3। ये बार पहला वाला आंसर होगा 2/3। चलो देखो, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं 3, तीनों शीर्ष के निर्देशांक, पहले शीर्ष के निर्देशांक जे 0 0 मूल बिंदु, 4 0 और 0 6। कैसे करें? तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा वो ये हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और फिर सारणिक के अंदर लगाएंगे 0 0, क्रम से ऐसे ही रखेंगे, फिर 4 0, फिर लिखेंगे 0 6, और फिर वही का वही फिर उतार देंगे 0 0। अगर चतुर्भुज होता तो भी यही करते, ये 5 लाइनें बनती। पंचभुज होता तो 6 लाइनें बनती, एक एक्स्ट्रा वही को वही पहले रिपीट उतार देते हैं, इसलिए बहुभुज का है, त्रिभुज में भी लागू है, चतुर्भुज में भी लागू है। इसमें हम हल करेंगे, इसके लिए तो क्या आएगा? बराबर 1/2 तो रहना ही रहना है। 0 का गुणा 0 में करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, 4 का गुणा 6 में करोगे तो 24 बन जाएगा, 0 का गुणा 0 में करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, 4 का गुणा 0 में करोगे तो कोई माइनस लगा के कोई मतलब नहीं है, इसमें भी कोई मतलब नहीं है, 0 0 इसमें भी कोई मतलब नहीं है, तो केवल 24 निकला इसमें। तो आंसर होगा 1/2 गुणे 24, इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ग इकाई। अब इकाई जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, वो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई। देखो, इसी सवाल को अगर तुम ऐसे बना दो कि कार्तीय तल बनाओ, देखो ध्यान से, तो 3 बिंदु बनाओ। पहला बिंदु ये है 0 0, इसका नाम क्या है? 0 0। एक बिंदु है 4 0, यानी x पे तो जाना है 4 और y पे कहीं नहीं जाना, 4 0 हो गया। और एक बिंदु है x पे 0 लेकिन y पे जाना है 6, यानी ये वाला, इसका नाम है 0 6। क्या ये बिंदु बना लोगे? अब गौर से देखो, ये त्रिभुज बन रहा है समकोण, इसकी लंबाई हो गई 4, इसकी लंबाई हो गई 6, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 12 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो।
सवाल क्या है, यदि बिंदु x0 0/11 संरेखीय है तो तुम कहोगे भाई साहब दो बातें होती हैं, छोटी छोटी दूरियों को जोड़ दो बड़ी दूरी के बराबर आएगा, या फिर दूसरी बात है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब हम कहें बड़ी दूरी कौन सी है, कैसे पता करोगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ 1 2 3 होती संख्या होती x y की जगह तो हम पता कर लेते कि बड़ी कौन सी है। तो वो वाली बात तो हो गई फेल, पहली वाली। अब दूसरी बात क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो 0 होता है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 1/2 लिख के ये वही काम करेंगे, x0 0/11 और x0 और बराबर में क्या लिख देंगे 0। इसको हल करोगे 1/2 जाएगा उस तरफ तो वो तो 0 से खत्म हो जाएगा। अब बात बची है क्या, x इंटू बाई। 0 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं, 1 इंटू 0 का कोई मतलब नहीं, 0 इंटू 0 का कोई मतलब नहीं। हाँ 1 इंटू बाई माइनस के बाई हो जाएगा और x माइनस का x भी हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसको उस तरफ भेजोगे तो यही बनेगा, एक्स वाई को उस तरफ भेज दो तो क्या बनेगा, एक्स वाई बराबर बाई प्लस एक्स, यानी यही है बाई प्लस एक्स बराबर एक्स वाई। के किस मान के लिए 1 4 k - 2 -3 16 तीन बिंदु दिए हैं, बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, 3 बिंदु है, बिंदु के निर्देशांक वे एक रेखी होंगे। ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, एक रेखी होंगे, रेखी होंगे। अब रेखी होंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो 1/2 तीनों बिंदु रखो, 1 4 k - 2 -3 16 और फिर एक बार 1 4, इसका मान क्या होगा 0 होगा। और 1/2 उस तरफ जाएगा तो 0 से उसका तो खेल ही खत्म है। अब बचा जे 1/2 उस तरफ जाएगा, गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो 0 से लड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 1 माइनस के 2 16 के प्लस 16 के 4 3 12 माइनस के 12, अब माइनस में लेंगे, माइनस के 4 के माइनस के ये प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस बाहर था ब्रैकेट के तो माइनस के 6 आएगा, और 16 एकम 16 माइनस के 16 बराबर 0। इसको हल करोगे तो 16 के जे है और 4 के जे है, तो 16 में से 4 गए 12 के, और ये 36 हो जाएंगे, 16 और 6 22 और 36 हो जाएंगे, माइनस के 36। 12 के बराबर 36 के बराबर 3, ये इसका आंसर है। देखो करें, इसमें कुछ बातें त्रिकोणमिति से संबंधित हैं, एक बार देख लो, याद हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में टेन थीटा वेन थीटा आता है तो दिक्कत होती है। क्या बातें हैं कि तुम्हें एक तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का ये मान याद रखने होंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 मेन यही है प्रमुख। और एक 15 डिग्री का और एक 75 डिग्री का। आजकल ये भी बहुत फैशन में, रेलवे के एग्जाम में पूछ रहा है, जैसे साइन 15 का, साइन 75 का, टेन 15 का, टेन 75 का, ऐसे पूछ रहा है। कैसे याद रखें वो बता रहा है। देखो सबसे पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री ये तुम्हें रटना है। तो कैसे रटोगे, ध्यान से देखना। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, ये रटना है तुम्हें। लेकिन एक cos 0 का होता है, cos 0 का 1 हो जाता है और cos 90 का 0 हो जाता है। इतनी बात तुम्हें रटना है। इसके बाद tan 0 का 0/1 0 हो जाता है और tan 90 का 1/0 यानी अनंत हो जाता है। ये तुम्हें याद करना है। इसके बाद ये अगर तुम्हें याद हो गए तो ध्यान से सुनना, जो कॉसेक होता है, कॉसेक और जो सेक होता है और जो कॉट होता है वो इनके जस्ट विपरीत होती हैं। तो कॉसेक 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। कॉसेक 90 का 1 का उल्टा 1 ही रहता है, यानी अंश ऊपर और हर नीचे आ जाता है। अंश ऊपर और हर नीचे हो जाता है, अंश हर ऐसे पलट जाते हैं, हर चला जाएगा ऊपर, अंश आ जाएगा नीचे। और ये सेक 0 का 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, सेक 0 का, और सेक 90 का अनंत हो जाएगा 0 का उल्टा। और कॉट 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा और कॉट 90 का
अनंत का उल्टा जीरो हो जाएगा, अनंत का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा अनंत, और एक का उल्टा एक ही रहेगा। कहने का मतलब जीरो है तो जीरो के बट्टे में कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, तो इसका उल्टा करोगे तो एक बट्टे जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो में संख्या का भाग दो तो जीरो आता है, और जीरो का किसी संख्या में भाग दो तो अनंत आता है। जीरो अगर ऊपर है तो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो अगर नीचे आ जाए तो अनंत आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो जीरो का उल्टा अनंत हो जाता है। अच्छा दूसरी बात, एक, तो एक के बट्टे में एक ही है तो इसका उल्टा तो एक ही बनेगा, तो एक का उल्टा एक ही रहता है, लेकिन जीरो का अनंत हो जाता है और अनंत का जीरो हो जाता है, याद रखना। इतनी बात हो जाने के बाद तो मैं क्या ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, तो एक कॉम्बिनेशन है 90 30 60 का, या पहले 90 45 45 का, एक कॉम्बिनेशन है 90 30 60 का, एक कॉम्बिनेशन है 90 15 75 का। ये तीन कॉम्बिनेशन तुम्हें ध्यान रखना है। तो पहला कॉम्बिनेशन बना रहा है, ध्यान से देखना, ये 90 होगा, यहाँ 45 होगा और यहाँ 45 होगा, तो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण। यहाँ 90 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 होगा, तो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण। यहाँ 90 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 75 होगा, तो पूरा 180 हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण। अब याद रखना 45 45 तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समान, तो इसमें 1 2 1, इसमें 1 2 3, लेकिन इसमें 2 के ऊपर अंडर रूट आएगा और इसमें 3 के ऊपर अंडर रूट आएगा। और याद रखना कि 90 डिग्री के सामने अंडर रूट 2 है, और यहाँ 60 के सामने रूट 3 है, 30 के सामने 1 है और 90 के सामने 2 है। जी ऐसा ही याद रखना है चित्र, छोटे कोण के सामने छोटी, बड़े कोण के सामने बड़ी। तो मैं याद ऐसे रखना है, 1 1 रूट 2, 1 रूट 3 2, टिपलेट हैं जी, टिपलेट की लिस्ट में जे भी जोड़ देना। 1 1 रूट 2, x x x अंडर रूट 2 नहीं था, तो 1 1 1 अंडर रूट 2, और जे हो जाएगा 1 रूट 3 2, और जे है अंडर रूट 3 माइनस 1, ये भी टिपलेट की लिस्ट में आ जाएगा, और अंडर रूट 3 प्लस 1 और 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 3 माइनस 1, ये पूरे पे नहीं है ना, आधे पे के पूरे पे है, आधे पे ही है, ठीक। तो इस ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसका यूज क्या है भाई साहब, बोर्ड देख लो। इसका यूज ये होता है, जैसे मान लो लाल बटे कक्का, और ध्यान रखना ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। और अगर कॉसेक की बात करें तो कक्का बटे लाल, यानी कर्ण बटे लंब कहें तो कॉसेक होता है, कर्ण बटे आधार कहें तो सेक होता है, आधार बटे लंब कहें तो कॉट होता है, और सीधे में तो साइन कॉस टेन, उल्टे में कॉसेक सेक कॉट। अब हम जैसे मान निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, हमें मान चाहिए साइन 45 का, तो साइन 45 तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण 45 वाला चित्र जे, तो लंब हो जाएगा 1, लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 2। अगर हमें मान लो हमें चाहिए मान लो tan 60 का, तो tan 60 मान होता है लंब बटे आधार, तो tan 60 के लिए 60 वाला चित्र तो जे है, तो 60 के लिए लंब कितना हो जाएगा, 60 के लिए लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा अंडर रूट 3। अब कई सोचेंगे भाई साहब जी तो आधार है, आधार है जी, तो याद रखना आधार नहीं है, थीटा के सामने का लंब होता है। नोट डाल के ये लाइन कहीं लिख लेना, नोट डाल के कि थीटा के सामने का लंब होता है, तो tan ये वाला है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा अंडर रूट 3। और आधार कौन है, 2 तो हो नहीं सकता, वो तो कर्ण है, तो बचा जो रह गया वो 1 है, वो आधार हो जाएगा। अगर हमने तुमसे कहा कि बताओ सेक, हमने कहा सेक 15 का मान कितना है, तो तुम कहोगे सेक 15 तो जी है और लंब जी हो जाएगा, तो सेक कोस का उल्टा रहता है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार का मीनिंग हो जाएगा, कर्ण है 2 अंडर रूट 2 और आधार हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1। अब तुम कहोगे जी आधार क्यों ले रहा है, अभी तो लंब लिया था। अरे 15 के लिए लंब जी है, अब तो आधार फिर जी हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा सवाल डायरेक्ट पूछा है रेलवे के एग्जाम में, बताओ cos 15 का मान कितना है या sec 15 का मान कितना है। फॉर्मूला लगा के भी हो जाता है sin a प्लस बी वाले से, उससे टाइम थोड़ा सा लगता है ज़्यादा, sin a प्लस बी का लग जाता है फॉर्मूला, हाँ, लेकिन तुम डायरेक्ट याद कर लो, टिपलेट इतनी याद करेंगे एक और सही।
तो ऐसे निकल जाएंगे। तो कोई सा भी मान है 0, 90 का रचना है, बाकी के इन 3 टिपलेटों की वजह से हम निकाल लेंगे, अगर याद नहीं भी होगा। और याद हो जाए तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, अगर पूरे मान याद हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं, और नहीं हो तो ऐसा यहाँ से निकाल लेंगे। इसके आगे की कहानी कल होगी अब।